है और बात करेंगे राम मंदिर में आरोपों का शोर, लेकिन ऑडिट में सब क्लियर। आखिर ये पूरा मामला है क्या? क्योंकि यह भी समझने की जरूरत है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो आरोप लगा है उसमें सियासी जो उसका एजेंडा है वो भी साफ समझा जा सकता है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने, ऐसा बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की है, जिसकी गूंज संसद से लेकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक सुनाई दी है। इस बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक स्वतंत्र ऑडिट रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि करीब 3,300 करोड़ रुपए से के दान में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या घोटाले का कोई प्रमाण नहीं मिला है। स्वतंत्र तृतीय पक्ष यानी कि थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट जो जांच हुई है, जो ऑडिटर हैं वी शंकर अय्यर एंड कंपनी के ऑडिट के मुताबिक मंदिर निर्माण पर लगभग 1800 करोड़ रुपए और भूमि अधिग्रहण पर करीब 400 करोड़ रुपए का खर्च पूरी तरह से निर्धारित वित्तीय प्रक्रियाओं के तहत हुआ है। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो बैंक्स के थ्रू हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर निर्माण, भूमि खरीद और अन्य बड़े भुगतान बैंकिंग माध्यमों से किए गए तथा भूमि अधिग्रहण में किसी भी स्तर पर नगद लेन देन नहीं किया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि चोरी का मामला किसी वित्तीय घोटाले से नहीं बल्कि नकदी की मैनुअल छटाई के दौरान हुई चोरी से जुड़ा था, जिसमें गिरफ्तार किए गए 6 कर्मचारी मंदिर ट्रस्ट का हिस्सा नहीं थे। यह भी समझने की जरूरत है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुनावी लाभ के लिए इस घटना को राम मंदिर घोटाले के रूप में पेश कर जनता के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि अब तक की जांच में किसी भी बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की संलिप्तता सामने नहीं आई है और राम मंदिर का प्रशासनिक या वित्तीय प्रबंधन स्वतंत्र ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा रहा था, पहले भी और अब भी वही किया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष विकास और सुशासन के मुद्दों पर जवाब देने में असफल है, असमर्थ है, उसके पास जवाब नहीं है, इसलिए चुनाव से पहले भावनात्मक और भ्रामक नैरेटिव गढ़कर राजनीतिक लाभ लेने की एक कोशिश कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए टिप्पणी की कि कुछ लोग उम्र भर बच्चे ही रहते हैं। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था, इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का आरोप है कि सरकार असली दोषियों को बचा रही है। रोजाना ये करेंगे जब तक गवर्नमेंट सब स्पष्ट नहीं कर देगी जांच के जरिए कि कौन कौन दोषी हैं। किनारे वाले लोगों को पकड़ लिया, जो असली दोषी उनको छोड़ दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष को राम मंदिर मामले में कुछ भी बोलने का अधिकार दरअसल है ही नहीं। जो भगवान श्री रामलला के जन्मस्थान के मंदिर निर्माण का विरोध किए, राम भक्तों पर गोली चलाए, जो संतों का अपमान किए, जो अयोध्या को खून से लाल किया, सरयू को खून से लाल किया, और उनको श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो चोरी भी और सीना जोरी भी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाली स्थिति है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। उन सब से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ
डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा विनोद मिश्रा सलाहकार संपादक हमारे जुड़े हैं। विकास सिंह लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले विकास, आपके पास आते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ गुगाहट है मीडिया में, सत्ता के गलियारों में, खासतौर पर जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है और आप जैसे लोग इसको खोज पाए हैं, मैं कहूँगा, क्योंकि ये धीरे धीरे अब सर्कुलेट भी हो रही है। कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि देखा गया कि जो क्राइम था दरअसल वो पैसा चुराने का काउंटिंग के दौरान, और वो भी जो बैंकिंग से जुड़ी हुई टीम थी जो आउटसोर्स थी उन्होंने किया था, लेकिन इसको बढ़ा चढ़ाकर आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जिसको कहते हैं ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, उस तरह से किया गया। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं परतें इसकी खुलती हुई नजर आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल, अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जो नई एसआईटी गठित की गई है वो अपना काम कर रही है और कोर्ट की अगली तारीख में अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी देगी। लेकिन अगर कहें ट्रस्ट की बैठक के बाद जब ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए थे, ब्यौरा जारी किया गया था, उसमें भी स्पष्ट कहा गया था कि मामला सिर्फ कैश का चोरी का है। जो दान के बक्से हैं उन पर और वो लोग जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे उन लोगों तक ये मामला है। उन्होंने कहा था ये बढ़ा चढ़ाकर बड़ा मामला नहीं है, ना कोई आभूषण में कोई गड़बड़ी हुई है, ना कोई अन्य लेन देन में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि वो सारे लेन देन सीधे बैंक खाते से किए जाते थे, वहां पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। बाकी जो बचा कैश का मामला, जो लोग 8 लोग जेल में हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई थी उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। और यह पूरा मामला ट्रस्ट के अनुरोध पे किया गया था, जब उसने पहली बार एसआईटी बनाने का सरकार से अनुरोध किया था, और उसके बाद जब उसकी स्टेटस रिपोर्ट आई थी और ट्रस्ट को सौंपी गई थी, फिर ट्रस्ट ने एफआईआर कराई थी और उसके बाद मामले की जांच चल रही है। एक तरफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन ट्रस्ट की तरफ से ये बात बताई गई थी और कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे, जिन आभूषणों के बारे में या जिन दस्तावेजों के बारे में कहा जा रहा था वो गायब चल रहे हैं, वो सारी चीजें बाकायदा ट्रस्ट की तरफ से दिखाई गई थी। और ये कहा गया था कि अगर किसको कोई शंका है तो वो ट्रस्ट से संपर्क करे आकर, उनकी चीजों का बाकायदा ब्यौरा है हमारे पास, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। इसके बाद कई मंदिर के प्रबंधन मामले में कई सारे बदलाव किए गए, एसओपी में बदलाव किए गए हैं, वहां की सुरक्षा को और बेहतर बनाया गया है। लेकिन जो इस मामले पर दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक ऑडिटर की भी बात कही थी कि वो भी इसमें जांच कर रहा है। तो इनके जो सारे जो फाइनेंशियल दस्तावेज हैं उनकी भी जांच एसआईटी एक बार फिर से कर रही है, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से जो ऑडिट किया गया है उसमें यह पाया गया था कि बाकी किसी भी चीज में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई थी, सिर्फ बक्से से जो कैश की चोरी हुई थी वह मामला निकलकर सामने आया था और जिस पर ट्रस्ट की तरफ से ही अनुरोध किया गया था कार्रवाई के लिए, एसआईटी के लिए। निखिल जी 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 निश्चित तौर पर। विनोद मिश्रा जी, एक बात आपसे समझना चाहेंगे दरअसल कि ये जाहिर तौर पर चोरी तो सामने आई ही है, चोरी तो हुई है, लेकिन ये जिसको जिस तरह से अभी ये बताया गया इस ऑडिट रिपोर्ट में कि वो मैनुअल छटाई के दौरान चोरी से जुड़ा हुआ था, जिसको आप कह सकते हैं कि पेटी क्राइम्स, जरूर पैसे चोरी किए गए, लेकिन जो टीम आउटसोर्स की गई थी उन लोगों ने किया इसको। और सीधे तौर पर इसमें जिस तरह से इस पूरे मामले को बताया गया और दर्शाया गया, लोगों के बीच में लाने की कोशिश की गई, और यहाँ तक कि संसद भवन के सामने तो एक स्वांग भी रचा गया जिसमें साधु सन्यासियों को भी जिस तरह से दिखाया पप्पू यादव का वो पूरा ड्रामा आप सब देख रहे हैं, उस लेवल तक का इस मामले को लेकर लाने की शायद उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। कैसे देखेंगे इसको? निखिल, आप अपनी रिपोर्ट में अभी सीएम योगी आदित्यनाथ का अभी एक साउंड बाइट चलाया था और उसके बाद में प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का भी आपने बाइट चलाया था। अब दोनों के बाइट को समझ के यूपी के इलेक्शन का एजेंडा समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ उनको किसी भी रूप में उनका अपना जो राम मंदिर एजेंडा है, चंदा चढ़ावा चोरी का, उस एजेंडा पर खेलने नहीं देंगे। योगी आदित्यनाथ उन्हें विकास के मुद्दे पे ला के रहेंगे। आज योगी आदित्यनाथ, आज हस्तकरघा दिवस है और आज हस्तकरघा दिवस पे बोलते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि भूल गए 2017 से पहले कैसे जो आप कह सकते हैं कि सॉरी, यूपी में सबसे ज्यादा हस्तकरघा उद्योग काम कर रहा है। कई जिले जो हैं वो देश के प्रमुख हस्तकरघा उद्योग में नाम में उनका दर्ज है।
जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम से योगी आदित्यनाथ चलाते हैं। तो आप समझिए एक बार कि आज से 2017 से पहले वो एक डिवड़ी में कैसे वो काम कर रहे थे, कैसे किरोसिन के तेल में उन लालटेन जला के वो हस्तकरघा का काम वो बेचारे गरीब मजदूर और गरीब लोग किस तरह से आग फोड़ के कर रहे थे। वो उसका वर्णन करते हुए कह रहे थे कि देखो ये यूपी पिछले 9 साल में 10 साल में कैसा बदला है कि आज उनके घर में एलईडी लाइट जल रही है, 24/7 लाइट है और उस लाइट में वो काम कर रहे हैं। उनके लिए बड़ी मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार ने की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का नाम से उनके लिए अभियान चलाया है और उनकी चीज़ें नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में पहुंची है। तो ये विकास का एजेंडा जब वो कह रहे थे कि बबुआ की बात कह रहे थे कि आपका अपना सीएम जब थे आप यूपी में 5 साल, वो टेन्योर आप देख लीजिए और यूपी का ये टेन्योर योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए। तो आपको विकास के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ ललकार रहे हैं और आप जब रामलला विराजमान के उस चढ़ावे चोरी को इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और राम मंदिर की भव्यता को इतनी तरीके से और हल्के फुहड़पन के अंदाज में सपा के जो सांसद हैं और खास करके पप्पू यादव जो कांग्रेस समर्थित सांसद है, किस फुहड़पन से आप साधु और सन्यासियों का आप अपमान कर रहे हैं, तो कम से कम अपने दौर का वो आप वहाँ कम से कम सफाई का महोत्सव को याद कर लीजिए। किसने ऑडिट मांगा आपको? 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च होते थे निखिल, जब आपको याद हो तो हम लोग उस जमाने में देखते थे सपा के सफाई का महोत्सव। उस समय में कोई राम मंदिर महोत्सव नहीं होता था, काशी और मथुरा का कोई महोत्सव नहीं होता था, पूरे यूपी में सिर्फ सफाई महोत्सव की ही चर्चा होती थी। तो विकास के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ उनको चुनौती दे रहे हैं और विकास के मुद्दे पे 2027 का इलेक्शन लड़ेंगे। सपा चाहे इधर उधर का जो भी एजेंडा ले आए, मुझे नहीं लगता कि यूपी के लोग अब इस तरह के एजेंडे में फंसने वाले हैं। ठीक है, अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अशोक जी। और सवाल भी सीधे आपके पास कि यही कहा जा रहा है कि भाई विकास के मुद्दे पर आप लोग टिके नहीं रह सकते, समाजवादी पार्टी इसलिए ये सब मुद्दों को लेकर के आई है और आज जो ऑडिट रिपोर्ट आई है उसने ये भी क्लियर किया है कि ये दरअसल कोई भी जो बड़ा लेन देन है या वित्तीय जो लेन देन है वो सब बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू हुआ है। मैनुअल छटाई के दौरान जो लोग इससे जुड़े हुए थे, दरअसल आउटसोर्स जो कर्मचारी थे, उन्होंने इसमें हेरफेर की थी और कुछ पैसे जरूर चुराए थे, लेकिन ये चोरी इतनी बड़ी नहीं थी जितना आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करना चाहते हैं, क्योंकि दूसरे मुद्दे आपके पास है नहीं। अशोक जी। निखिल जी, हम लोगों को उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल इस तरह की बात सामने आएगी कि इसमें चोरी, पहली बात की सरकार तो पहले से ही कह रही थी कि चोरी नहीं हुई, लेकिन जब पैसे बरामद हो गए, बहुत सारी चीजें जो सामने आ गई, लोग सामने आ गए, तब एक योगी जी कहें कि 15 दिन के अंदर दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, ये मुख्यमंत्री जी का बयान था। और प्रधानमंत्री जी तो इस पर मतलब उनको एकदम मुंह ही नहीं खोले। प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। हर मुद्दे पर ट्वीट उनका आता है, लेकिन इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। इवन मुख्यमंत्री जी जब विधानसभा में सपा के लोग और विपक्ष के लोग जब हंगामा कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये मामला सब जुडिस है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस मामले जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट से सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी को ये बात पता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी इस ट्रस्ट में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन ट्रस्ट का निर्माण, ट्रस्ट का जो संरचना है ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई। ये सारे लोग इसमें भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के ही लोग हैं, केंद्र राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोगों को पता थी कि आज नहीं तो कल इस तरह की बात आएगी कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं था, फर्जी बातें हो रही थी। तो ठीक है, न तो आपने न तो माँ गंगा के धन में लूट किया, न तो आप भगवान राम के धन में लूट किए। ये सारी बातें मनगढ़ंत है। वहां पे जो 4, 6, 8, 10 जो कर्मचारी थे, उन्होंने ही जो थोड़ा बहुत लेन देन किया। सरकार ये बात कर रही है, ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट आप बता रहे हैं, जो यहाँ डिस्कशन हो रहा है, तो इस बात को आप जनता को समझा लीजिए। जनता को जो बात आप यहाँ पर मीडिया में प्रायोजित तरीके से सरकार चीजें प्रस्तुत करवा रही है, ये चीज जनता के बीच सरकार ले जाए और उसको समझा ले जनता को, तो ठीक है भाई, अगर आपकी बात जनता समझ जा रही है तो अच्छी बात है। लेकिन निखिल जी, क्या जो बात सरकार कह रही है वो बात गले के नीचे उतर रही है आपको, हमको, या किसी को नहीं उतर रही है? इवन भाजपा के लोगों को भी अगर मिरर के सामने खड़े होते होंगे तो उनकी गले के नीचे बात नहीं उतर रही होगी जो सरकार कर रही है। अरे भैया, 2021 में मैं एक रिपोर्ट लेके बैठा हूं निखिल जी, 2021 में
आम आदमी पार्टी जो संजय सिंह ने जब इस पर जमीन घोटाले को बहुत लेकर बड़ा के आरोप नाम कह लगाया दिए। तो राधेश्याम मिश्रा कमेटी बनाई गई थी। राधेश्याम मिश्रा कमेटी बनाई गई थी और मिश्रा जी रिटायर हो गए और वो कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो मतलब इसका मतलब जमीन में घोटाला नहीं हुआ, इसका मतलब जमीन में घोटाला ही नहीं हुआ। और अयोध्या में महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जमीन में धोखाधड़ी हुई और अयोध्या के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम सामने आया। अयोध्या सीजीएम कोर्ट ने 30 जुलाई को एफआईआर का आदेश दिया। ये सारी चीजें मनगढ़ंत है निखिल जी, ये सब चीजें भ्रामक है। विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, कहाँ राम मंदिर में चोरी हुई, सब बिना मतलब की बातें हैं। आप भी इंजॉय करिए, हम लोग भी इंजॉय करें, राम मंदिर में चोरी नहीं हुई, विपक्ष फर्जी ड्रामा कर रहा है। देखिए ये सब की एक उम्र होती है। आपने सारा चीजों को प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हर चीज को इसी तरह से मतलब धुएं में उड़ाते चले गए। गाना है देवानंद का, हर चीज को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ठीक है, उड़ाते रहिए आप, लेकिन ये राम भक्त हैं और सनातनी है, हिंदुस्तान की जनता है, ये आपको माफ नहीं करेगी। जिस तरह से आपने चोरी करवाया, आपने चोरी के पैसा से भाजपा के मुख्यालय में इस तरह से जबरदस्त तरीके से काम कराया, आपने उस चोरी के पैसे से सांसदों को खरीदा, आपने उस चोरी के पैसे से तमाम कुकृत्य किए और आज वो चोरी तो हुई नहीं भाई, विपक्ष को ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा कह रहे हैं कि भाई सरकार असली दोषियों को बचा रही है। दरअसल जो विवाद है या ये जो चोरी है ये बहुत बड़ी है और असली दोषियों तक आप पहुंचना नहीं चाह रहे, सब पर पर्दा डाल रहे हैं। निखिल जी, चोरी बड़ी हो या छोटी हो, चोरी चोरी है। और अगर राम के दरबार में चोरी हुई है तो वो चोरी मैटर करती है। वो मैटर समाजवादी के लिए करे न करे, वो कांग्रेस के लिए करे न करे, वो बीजेपी के लिए, राम भक्तों के लिए बहुत मैटर करती है। ये लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्हें राजनीति करने का पूरा हक है, क्योंकि अशोक भाई बार बार बोले थे जनता जनता जनता, यानी कि इनको राम में कोई इंटरेस्ट नहीं, इनको सिर्फ जनता में इंटरेस्ट है। हमें राम में इंटरेस्ट है, हम राम भक्त हैं, भारतीय जनता पार्टी राम के साथ रही है, ये कभी नहीं रहे हैं। लेकिन चोरी जो हुई है वो गलत है, उसका कोई समर्थन नहीं किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि जो दान में आया था, जो मतलब वाइट ये कहें कि चेक के फॉर्म में दिया गया था या डोनेशन दिया गया था, जो उसकी एंट्री थी आउट था, वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये बड़ी चोरी नहीं थी, पर चोरी चोरी है। मैं साफ कह रहा हूं कि अगर दान पात्र के चढ़ावे में चोरी हुई है, गिनने के दौरान जो लोग चोरी करके ले गए हैं उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई हो रही है होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है और उसकी पूरी तरह से छानबीन करके जो भी राम भक्तों के पैसे को जिसने भी चुराया है, जिन्होंने भी, उनको सजा मिलनी चाहिए, ये साफ बोल रहा हूं। लेकिन हाँ, देश की जनता को यह भी पता है कि कांग्रेस वही सरकार है जिसका नारा था, जिसके जमाने में एक नारा लगता था, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। ये इन्हीं का नारा था ना। जब मुलायम सिंह की सरकार आई तो उन्होंने नारा दिया था, मुले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये इन्हीं का नारा था ना। ये इन्हीं का नारा था ना कि अयोध्या न काशी, मत अयोध्या न काशी, अयोध्या में अभी इनके नेता का नाम लेकर के पासी, मथुरा न काशी, अयोध्या में अवधेश पासी, ये नारा दिया था। इससे पता चलता है, जनता को पता चलता है कि किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। मैं राम मंदिर में चोरी को डिफेंड कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। बीजेपी में कभी उसको डिफेंड नहीं किया। बीजेपी ने हमेशा कहा है कि उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको ला करके कोर्ट के सामने खड़ा करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी बोले, कांग्रेस बोले, ये जनता भी उनके साथ नहीं खड़ी होगी। हम उनको ला करके कानून के हवाले करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उनका कोई भी अवैध निर्माण होगा तो योगी जी इंतजार में है, जैसे ही कुछ निर्माण की बात पता चलती है उनके घर पे बुलडोजर भी चलेगा, सजा प्रॉपर मिलेगी। लेकिन ये 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली वाले जो लोग हैं, जो लोग राम को अपने चुनावी लक्ष्य के लिए यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता इतनी समझदार है कि उसे किसके साथ रहना उन्हें पता है। अशोक जी, ये बार बार आरोप लग रहा है कि आप लोग इसको चुनावी लक्ष्य के लिए घोषित करने की, मतलब इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास की बात क्यों नहीं हो रही है और क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ को उसी फ्रंट पे जवाब दिया जा रहा है? इस पर भी बात करिए, लेकिन उसकी भी तो बात होनी चाहिए। देखिए निखिल जी, विकास की बात अगर योगी सरकार कर रही तो उसका वेलकम हम लोग करते हैं। और विकास लेकिन हो किसका रहा है आप बताइए? प्रधानमंत्री मतलब मोदी सरकार से ज्यादा एक राज्य का मुख्यमंत्री की सरकार
योगी जी की सरकार ने ज्यादा पैसा विज्ञापन में खर्च कर दिया, 7,000 करोड़ रुपए। ये जनता के गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा योगी सरकार ने अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया। क्या इसकी चर्चा किया जाए कि योगी सरकार इतना बड़ा पैसा विज्ञापन में खर्च कर दी, ये विकास, इसको विकास कहा जाएगा? तो ऐसा विकास, या जल जीवन मिशन का विकास की चर्चा कर लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में आए दिन पानी की टंकियां जो धराशायी हो रही हैं, या मुख्यमंत्री जी के सरकार में, योगी जी की सरकार में ऐसा विकास है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 4200 करोड़ रुपए, ये भी जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ एक्सप्रेसवे, और पूरा बर्बाद हो गया, पंखा लगा लगा सुखाया जा रहा है उसको। इस विकास की बात किया जाए, किस तरह की विकास की बात सुनना चाहते हैं लोग? हमारी सरकार में जो विकास हुआ था, इसको तुलना में इस सरकार में निगेटिव विकास हुआ है। हमने 1090 दिया, हमने 102 108 एम्बुलेंस दी, हमने डायल 100 सेवा दिया, सारी सेवाएं से आच्छादित किया उत्तर प्रदेश को। हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे दिया, आज तक एक दरार नहीं पड़ी उस एक्सप्रेसवे में। इसको विकास का मॉडल कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी सरकार जो एक्सप्रेसवे बनाती है और उसके पीछे पीछे रिपेयरिंग शुरू हो जाता है, इसको ठीक है, जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो है इस पे बहुत जल्दी जल्दी बात करें, हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। विनोद मिश्रा जी, इससे पहले कि हम आपके पास आए, इसका जवाब ले ले पहले हम। हाँ डॉक्टर साहब जी, एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ, आप कुछ फिंगर रेस कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। डॉक्टर कौशल का निखिल जी, हम जब से अखिलेश यादव राजनीति में आए हैं तब से एक ही एक्सप्रेसवे का नाम सुन रहे हैं, आगरा लखनऊ। आपने जिंदगी में एक ही काम किया, आप उसी का ढिढोरा पीटते रहे और कुछ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एयरपोर्ट नंबर वाला एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश है, एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट वाला प्रदेश हो चुका है, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो चुका है। जहां बम कट्टे चलते थे वहां ब्रह्मोस बन रही है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, बीमारू स्टेट से उसको ले जाकर के आज नंबर 2 की इकॉनमी बना दिया गया है। जब आप ज्यादा काम करोगे तो उसमें गलतियां हो सकती हैं। जब आप एक ही काम करोगे और उसी नगाड़े को पीटोगे, न कुछ करोगे न कोई गलती होगी, गलती हो सकती है। लेकिन आप देखिए हम कहां से कहां पहुंचे हैं, बीमारू स्टेट से हम कहां पहुंच गए। हम कभी नीचे होते थे, आज दूसरे नंबर की देश की इकॉनमी बन गए हैं। और क्या चाहिए आपको? आज हमारा ब्रह्मोस है जिसकी थर्राहट से पूरा पाकिस्तान और पूरा साउथ ईस्ट एशिया कांप रहा है। आज हम डिफेंस के एक्सपोर्ट में 350% की बात हुई है, जिसमें 80% उत्तर प्रदेश से जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश का विकास देखना है तो जाकर के रात में घूमने वाली जो लड़कियां निकलती हैं, सेफ्टी से निकलती हैं, कितनी सुरक्षा होती है। आपके जमाने में लड़कियां 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलती थी। और इसी चक्कर में जिस तरीके से इसी चक्कर में बीएचयू की बाहर फंस गई थी और एक मिनट सुनिए ना, आप लोगों ने तो मायावती को ना छोड़ा था, जो दलित लीडर थी, सीएम थी, घर में घुस करके मारा था, गेस्ट हाउस कांड किया था। तो क्या हाल होता सोचिए ना। आपका दलित प्रेम पूरे प्रदेश को पता है, हर दलित जानता है, एक एक निशानी। ये लोहिया पार्क की बात करते हैं, लोहिया वो नहीं, जनेश्वर मिश्रा पार्क की बात करते थे। जनेश्वर मिश्रा पार्क किसका पार्क था? पहले मेरे ख्याल से अंबेडकर साहब के नाम से पार्क का था, उसका नाम बदल करके जनेश्वर मिश्रा पार्क करके ये पीडीए में पंडित को लाने की कोशिश कर रहे हैं। गजब का नाटक करते हैं भाई। आज तक आपको तो पता नहीं कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, आप कंफ्यूज होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास उसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। जब इनके कुल 5 सांसद होते थे ना, एक आखिरी चीज 10 सेकंड, जब इनके कुल 5 सांसद होते थे, उन 5 के 5 एक ही परिवार से आते थे। और ये दलितों की पिछड़ों की राजनीति करते ना, उन 5 में एक को पिछड़ा नहीं था, सब क्रीमी लेयर के खानदान से आते थे। ये केवल पिछड़ों की राजनीति करते हैं, पिछड़ों का शोषण करते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं, केवल परिवार की राजनीति चलाते हैं। ठीक है विनोद मिश्रा जी, बहुत संक्षेप में आप अपना पॉइंट रखिएगा, हमारे पास समय कम है, हमें विकास के पास भी जाना है। नहीं, मैं सिर्फ इतना जवाब दूंगा। अशोक जी जो अभी बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अपनी पब्लिसिटी में इतना खर्चा करते हैं, इतना करोड़ का उन्होंने बताया कि अब देखिए, अभी जो हम लोग जो पत्रकार जो हैं वो तो कंपैरिजन ही करेंगे ना। डॉक्टर साहब ने तो आपका जवाब दिया, लेकिन आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी प्रेजेंस है। ये आप कभी आप नोएडा नहीं आते हैं, क्योंकि नोएडा आने वाला चीफ मिनिस्टर को जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चली जाती है। अखिलेश जी कभी नोएडा नहीं आए, मुलायम सिंह कभी नोएडा नहीं आए। योगी आदित्यनाथ महीने 2 महीने में एक बार नोएडा आते हैं, गाजियाबाद आते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के प्रोग्राम में जाते हैं। तो जहां चीफ मिनिस्टर एक्शन में है, चीफ मिनिस्टर आपको हमेशा लोगों के बीच में दिखता है,
जाहिर सी बात है वहाँ सरकार के बजट में तो खर्च होंगे। और वो चीफ मिनिस्टर जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को आम लोग, आम गरीब के बीच में पहुंचाने की बात करता है, उन्हें अवेयरनेस करता है, तो क्या आप इस बात को भी कहते हैं कि ये पब्लिसिटी है? अगर योजनाओं का जो की जानकारी है वो लोगों के में ना हो तो उस योजना का लाभ किसे मिलेगा? लेकिन अशोक जी, ये सिर्फ कहानी बनाने से नहीं होता है। यूपी में हम लोग रहते हैं, यूपी में पिछले 10 सालों में जो अनुभव लोगों को है, चाहे वो देश के सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क में यूपी नंबर 1 हो, चाहे सड़क संपर्क में नंबर हो, बिजली से लेके आप सारी चीज़ें में, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अगर इन सब सारी चीज़ों में यूपी ने रिकॉर्ड बनाया है तो आपको इन मुद्दों के लिए एजेंडा देना पड़ेगा। सिर्फ ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी से आप चाहेंगे तो आपको बीजेपी के लोग कृष्ण जन्मभूमि ले जाएंगे। ये आप देख लीजिए, 1 महीना आते आते आप राम जन्मभूमि का भूल जाएंगे, आप कृष्ण जन्मभूमि चले जाएंगे। ठीक है। इन सब मुद्दों को उठाने से सपा को शायद कोई फायदा नहीं होगा। विकास के एजेंडे पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और उसी एजेंडे पे वो इलेक्शन को ले जाएंगे। कोई बात नहीं। विकास, मैं जानना चाहता हूं कि राम मंदिर में ये जो सारा प्रकरण हुआ उसके बाद से अभी स्थितियां क्या है और किस तरह से अब उसको फुल प्रूफ करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा हमको बताइए और संक्षेप में रखिएगा। देखिए निखिल, इस प्रकरण के बाद से जब ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी बनाई गई और उसके बाद एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी। फाइनल रिपोर्ट आने से पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब जो एसआईटी गठित है 5 सदस्यीय, वो अपना काम कर रही है। फिलहाल सभी को अब भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे ये कार्रवाई की जा रही है। कोई भी दोषी जो होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ न्याय होगा और न्याय तय करेगा सुप्रीम कोर्ट कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, पूरा मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है, क्योंकि अब पूरा प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में चल रहा है। जी, निश्चित तौर पर तो ये देखने की बात होगी कि अगर इससे कुछ सीख ली गई है और उसको पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है तो ये सबसे अच्छी बात है। बाकी सियासत है वो अपने रंग से चलती रहेगी। आप सभी लोगों का, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा, अशोक यादव जी, विनोद मिश्रा जी, विकास सिंह, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि कर्नाटक में किस तरह से कांग्रेस के बीच में सत्ता संग्राम छिड़ा हुआ है। ब्रेक के बाद कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कर्नाटक में कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। खबर यह भी है कि कर्नाटक विधान परिषद के सभापति बसवराज होरट्टी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने उनसे इस्तीफा देने को कहा था, नहीं तो उनके खिलाफ दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाले थे। तो अगले हफ्ते से कर्नाटक असेंबली का सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस पार्टी की चिंता यह है कि अगर नाराज विधायक सदन में नहीं आए तो यह उनके लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। पिछले एक हफ्ते से कई कांग्रेसी विधायक नाराज चल रहे हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से खफा हैं। इस बीच 2 कांग्रेस नेताओं का ऑडियो वायरल है और काफी चर्चा में है। वीडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस ऑडियो में हाईकमान की ईमानदारी को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार के मुद्दे पर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी है।
यह ऑडियो एक पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस अध्यक्ष का बताया जा रहा है। ऑडियो में कहा गया कि हाईकमान ईमानदार मंत्री नहीं चाहता। ऑडियो में यह भी कहा गया कि हाईकमान पैसे लेकर मंत्री पद देता है। फिलहाल यह ऑडियो बातचीत राजनीतिक गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर चुकी है। इस ऑडियो में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की है कि केसी वेणुगोपाल से मिलने पर कही गई बात नागेंद्र को मंत्री पद देना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह केसी वेणुगोपाल ने कहा था, ऐसा ये बातचीत में रही है। और तो नेता परिषद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष चलवदी नारायण स्वामी ने कथित वायरल ऑडियो करते हुए ये सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार में मंत्री पद की करोड़ों रुपए में नीलामी हुई है। तो इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। और जो बात बार बार कही जा रही है कि नागेंद्र को मंत्री बनाए, पहले वो वाल्मीकि निगम से 187,000 करोड़ चोरी किया था, वो पैसे खाया था। ये साबित हुआ इन्वेस्टिगेशन में। और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी भी सदन में ऐसे ही बोला, ये 187 करोड़ नहीं, ओनली 89 करोड़। 1 रुपये चोरी भी चोरी होता है ना। तो कर्नाटक में दरअसल